एंजॉय म्यूजिक चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता है। मित्रों, आप सभी ने समय समय पर हमें सलाह दी कि ऐसे व्यक्तित्वों को भी आपसे परिचित कराया जाए जो दुनिया में कुछ अलग ही कर दिखाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। पहले हैं श्री राजकुमार चोपड़ा। राजकुमार चोपड़ा जी के विषय में हम आपको बताते हैं कि आपको संगीत और क्रिकेट में इतनी गहन रुचि है कि अब तक आपने 1000 रिकॉर्ड्स, जिनमें 78 आरपीएम, 33 आरपीएम और 35 आरपीएम के ये रिकॉर्ड्स हैं, और साथ ही 2500 कैसेट्स का आपने संकलन किया है, जिनमें से 500 कैसेट्स आपने खुद डब किए हैं। हम श्री चोपड़ा जी के विषय में दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने अब तक 120 गायकों के और 110 संगीतकारों के गाने अपने पास संकलित किए हैं। इनके विषय में बीच बीच में हम और जानकारियां आपको देते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय है हिंदी जगत का एक बहुत बड़ा नाम है फिल्मों का, वान शिपले। और वैन शिपले साहब के भतीजे हैं मैल्कम शिपले, जो हवाइन इलेक्ट्रिक गिटार में जिन बहुत ही सिद्ध हस्त हैं और हमारे नगर की शान हैं। तो आप दोनों व्यक्तित्वों का हम बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो सबसे पहले शिपले साहब, हम चाहेंगे कि आप राजकुमार चोपड़ा जी से पूछें कि इतने कैसेट्स और इतने रिकॉर्ड्स आपने संकलित किए हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है? आप लोगों की बातचीत हमारे दर्शक। आप साहब, आपके क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप संगीत के अंदर पूरे उतरे हुए हैं। मतलब इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट है कि इतना कलेक्शन कर रखा आपने। हाँ शिपले साहब, ऐसा है कि ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और हमारा जो शौक है वो, ये शौक जो है वो परिवर्तित हो गया संकलन में। क्योंकि देखिए, संगीत एक बहने वाली अविरल धारा है, और जो भी व्यक्ति संगीत से जुड़ा होगा वो पूरे रूप से ही जुड़ा होगा। तो मैंने शुरू से ही भारतीय फिल्मी संगीत की तरफ बहुत ध्यान दिया, और मैंने ये कोशिश भी की कि जो हिंदुस्तान में बेहतरीन से बेहतरीन संगीतकार, गायक या फिल्मों का निर्माण हुआ है, उनका संकलन किया जाए। इस वजह से मैंने इतना इकट्ठा किया हुआ है, और इकट्ठा करने का ये मेरा ध्येय ये भी है कि मैं खुद तो इसका अमृत पीता ही हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ और करता भी हूँ कि इसके बारे में दूसरे लोग भी जाने और ये समझें कि भारतीय फिल्मी संगीत का जो इतिहास है वो अपने आप में कितना बड़ा खजाना है। वो दुनिया के किसी मुल्क का संगीत हो, लेकिन संगीत का जो उदय हुआ है वो भारतीय संगीत के सरगम से ही हुआ है। इस वजह से भी मैं इसमें इतना डूबा रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया। शिपले साहब, हम चोपड़ा साहब से के विषय में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सहारा में आपके विषय में एक लेख छपा था, एक ऐसा भी कद्रदान। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन राइट नोट, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आपके विषय में विशेष लेख, और अजब दुनिया जो हमारी ईटीवी उर्दू में आती है, तो हमारे दर्शकों ने आपको देखा होगा। और एंजॉय म्यूजिक चैनल के स्टूडियो में आज आप आए हैं हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। शिपले साहब, अक्सर कहा जाता है कि जब चोपड़ा साहब से 1947 से 1970 के बीच के किसी भी गाने के विषय में आप जानकारी ले लें तो ये बता देते हैं। एक एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है इलाहाबाद में चोपड़ा साहब को। तो मुझे तो इस विषय में इतना ज्ञान नहीं है। हम चाहेंगे कि आप भी संगीत के पारखी हैं, आप इनसे जरा हमारे दर्शकों के लिए कुछ जानकारी लें। कुछ गीतों के नाम बताएं, और ये देखते हैं कि हमारे दर्शक कितना आनंदित होते हैं जानकारियों। भाई साहब फरमा रहे हैं, तो उस गीत में भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत और भी पुराना पूछ लूं, तो आप बता देंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो ये युद्ध शुरू हो गया दर्शकों। तू कौन सी बदली है मेरी जी, चांदे आजा, ये गाना जो है, ये गालिबन मुझे ऐसा याद पड़ता है कि सोहराब मोदी साहब की फिल्म आई थी पुकार, जिसमें चंद्रमोहन साहब हीरो थे, और नसीम बानो जो कि सायरा बानू की माँ है और दिलीप कुमार की सास है, उसमें हीरोइन थी। मुझे जहाँ तक याद आता है कि ये उसी फिल्म का गाना है। बिल्कुल शिपले साहब सही है, बिल्कुल सही। तो एक और पूछे हमारे दर्शकों के लिए, और हम चाहेंगे शिपले साहब कि ऑनलाइन एक प्रोग्राम हम रखें, हमारे दर्शक फोन पे चोपड़ा साहब से पूछें, और अगर चोपड़ा साहब सही उत्तर देते हैं तो दर्शक आनंदित होंगे। तो एक और पूछिएगा। तो अजीब दास्तां है ये जी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये साहब ऐसा है कि बहुत ही मकबूल फिल्म थी मीना कुमारी की,
दिल अपना और प्रीत पराई, राजकुमार साहब उसके हीरो थे। दूसरी हीरोइन थी नादिरा, शम्मी ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया था। शंकर जयकिशन साहब की म्यूजिक थी, लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था। और ये बातचीत हम बीच में और जारी रखेंगे। चोपड़ा साहब, हम शिपले साहब के बारे में बताते हैं कि इनके पास भी लगभग 2500 गीतों के शिपले साहब आप जी नहीं, मेरे पास कम से कम 5-6 हजार धुनें सबकी याद है। धुनें के पास वर्डिंग्स एक पूरे की किसी की भी कंप्लीट नहीं मिली है। नहीं, लेकिन धुनें आपको याद? नहीं, पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आज मेरा भी सौभाग्य है, और ये हमारे जो श्रोता देख रहे हैं, दर्शक रादर, उनका भी सौभाग्य है कि आज आप मुझसे मुखातिब हैं। और वैन शिपले साहब को कौन नहीं जानता, पहली चीज जिनके कि आप भतीजे हैं। मैं तो वही कहूंगा कि जैसे शहनाई के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, या सरोद के क्षेत्र में अमजद अली खान साहब हैं, उस शख्सियत के आप भतीजे हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और वाकई मुझे पूरा एतबार है, पूरा विश्वास है कि आप जो भी बजाते होंगे वो दिल से बजाते होंगे, और जो उसका रिप्रोडक्शन होता होगा वो दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत आनंदित करता होगा। अब देखिए, एक धुन की बात मैं बताता हूँ। एक धुन जो है ना, बहुत पुरानी है, महल, पुरानी महल पे आपने, जी हाँ, खेमचंद प्रकाश जी की म्यूजिक है, उसमें गाना आएगा आने वाला, लता मंगेशकर का गाया हुआ। लता मंगेशकर जी। तो 78 में पहले जो रिकॉर्ड चलते हैं उसमें 78 में एक साइड में पूरा आलाप था उसमें। जी जी जी, और एक साइड में गाना, बिल्कुल। तो वो जब मैं कंप्लीट उसको बजाता हूँ, वो खामोश है सितारे वाला जी हाँ, वर्जन, जी हाँ, क्या बात है। वो तो वैसे भी बहुत कठिन है बजाने के लिए, क्योंकि खेमचंद प्रकाश जी की म्यूजिक के बारे में आपको पता होगा कि एक सर्वे हुआ था कि हिंदुस्तान में अब तक जितनी फिल्मी बने हैं उसमें लता मंगेशकर का सबसे अच्छा गाया हुआ गाना कौन है। इलाहाबाद में हमारे नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका है, उसमें ये कंपटीशन रखा गया था, उसमें पूरे हिंदुस्तान से मांगा गया था वोट। आप इमेजिन करेंगे कि नंबर 1 पे कौन गाना था, वो आपका पसंदीदा गाना आएगा आने वाला, उसको नंबर 1 का दर्जा मिला था। तो उस धुन को आप अगर बजाते हैं तो वाकई बहुत बहुत बड़ी बात है। और सब और शिपले साहब, म्यूजिक इंडिया ने जो कंपटीशन किया था, आपने नॉर्थ जोन में का प्रतिनिधित्व किया था, हमारे उत्तर क्षेत्र का, तो वहाँ आपको किस तरह की अनुभूति हुई जब आप शामिल हुए? ऑल ओवर इंडिया के वहाँ पर हमारे कॉम्पेनिस्ट होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, तो कैसा लगा आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए? वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जी। वो जी, दिल्ली जोन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, दिल्ली। तो दिल्ली में 10 जो सेलेक्ट हुए थे सेमीफाइनल में, उसमें टॉप में मेरा नाम आके एक ही का नाम होना था उसके अंदर, नॉर्थ जोन से। हाँ, नॉर्थ जोन। हाँ, तो 4 जोन में सिलेक्शन में, तो 4 जोन में एक हो गए जी। क्वार्टर फाइनल हो गया, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल हो गया था, 4 में सेमीफाइनल। इसके बाद फाइनल बॉम्बे में था। अच्छा। तो फाइनल बॉम्बे का वो लेटर मुझे टाइम पे नहीं मिला। तो दर्शकों, हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। From the pages of nearly 2-century dramatic history of the rise and fall of the mighty British Empire in the lush, green, hilly region of the northwest provincial settlement of Kumaon in the Himalayas, the amazing saga of the adventurous exploration of the pristine come off it, beauty. Trail. That's nothing much. Just fancy. I shall also have to undertake settlement of the revenue of Galaval and Kaman in the new posting. Very good, sir. Come now. And magnificent splendor of the spectacular lagoon brought to life the discovery of Nainital, 1815 AD, 1947 AD, a living legend. ग्रुप और अनीता फिल्म्स द्वारा आयोजित बेस्ट डांसर ऑफ कुमाऊं एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है 16 और 17 दिसंबर को नैनीताल में। आपन देखना छा एंजॉय म्यूजिक चैनल, एंजॉय हाई।
दर्शकों को भी आमंत्रित करें। तो आज सौभाग्य से संगीत की दुनिया से जो दो परिचित नाम हमारे स्टूडियो में आए हैं। द अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट से भी आप सम्मानित हैं चोपड़ा साहब, और आपके विषय में हम और दर्शकों को बताना चाहेंगे। विंटेज फिल्म वेलफेयर सोसाइटी के आप संयुक्त सचिव हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के कोषाध्यक्ष हैं और कादिर मेमोरियल कॉन्वेंट के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं हमारे चोपड़ा साहब, और भी बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारे सम्मान इनके खाते में जाते हैं, हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल एक बार फिर से हम शिपले साहब से अनुरोध करेंगे। शिपले साहब, आप तो वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक दोनों के आप बहुत ही चहेते रहे हैं, तो आप जो पुराने जमाने में जो गाने गाए गए उनमें और आजकल के गानों में क्या फर्क महसूस करते हैं, और यही बात हम फिर चोपड़ा जी से पूछेंगे। अब ऐसा कि पुराने जो पहले जो जितने भी गाने बने हैं, कॉम्पोजिशन हुआ, लिखे गए, उनका टीम वर्क बहुत सॉलिड था जी। और किसी एक सब्जेक्ट जो भी गाना बनता था उसके लिए डिस्कशन, हफ्तों डिस्कशन चलता था गाने। और आजकल ये कुछ सोची कि टाइम इतना कम है, लोग तो म्यूजिक डायरेक्टर पहले से अपने गाने बना के रखते हैं और वो डायरेक्टर को देते हैं, भाई तुम्हें इसमें जो पसंद है, इस पे कैसेट में जो पसंद है वो गाना अपने पिक्चर में रख लो। तो अब जो म्यूजिक है वैसे देखा जाए तो ठीक है, वेस्टर्नाइज जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो है सरगमों जो गानों के बीच में सरगमें आ रही हैं, तो उससे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भारतीय संगीत में फिर वो थोड़ा सा चेंज आएगा और इसके अंदर तो टिकाऊपन हो जाएगा। फिर चोपड़ा साहब ने कहा कि 1947 से लेकर 1980 तक के गीतों की जानकारियां वो रखते हैं। ऐसा क्या कारण है चोपड़ा साहब, 80 के बाद के गीतों से आप इतने नाराज क्यों? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया। जो संगीत का बेस है जी, वो बेसिकली सरगम पे है, और सरगम पूरी दुनिया में संगीत पहुंचाने वाली एक कड़ी है। जैसा शिपले साहब अभी कह रहे थे, मैं पुरानी फिल्म के बारे में पहले कहना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में जो गाने बनते थे उसके लिए गीतकार, संगीतकार, गायक, निर्देशक, कलाकार सब एकजुट होकर बैठते थे और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से एक एक गाने की 17-17 दिन, महीने महीने भर रिहर्सल होती थी, तब वो गाना ऊपर के आता था। क्या कारण है कि आज भी आप मन तड़पत हरि दर्शन को आज जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आप क्यों याद रखते हैं? उसका एक यही रीजन था, उस जमाने में लोग मेहनत करते थे, कंपोजिशन ऑफ म्यूजिक जिसको कहते हैं वो होती थी। आज का जो दौर है 80 या 90 के बाद का जो दौर है, आज कंपाइलेशन होता है म्यूजिक का। क्या होता है कि एक गाना अगर 3 लोगों को मिलके गाना है तो एक का वर्जन आज रिकॉर्ड होगा, दूसरे का वर्जन 3 दिन बाद रिकॉर्ड होगा, और तीसरे का वर्जन 1 हफ्ते बाद रिकॉर्ड होगा, और बाद में एडिट करके उसको एक कर दिया जाए। तो वो जो रवानी होती है गायकों की, एक दूसरे से एकजुटता होती है, वो कभी नहीं आती। आपको मालूम है जब लता और रफी का डुएट गाया जाता था तो लता मंगेशकर हाइट में ज्यादा थी और रफी साहब छोटे थे। उनकी रिकॉर्डिंग कराने के लिए एक स्टूल रखा जाता था कि उनका जो वॉइस का पिच है, लेवल है, वो बराबर आए। उस जमाने में गाने ऐसे बनते थे। आज क्या होता है कि अलग अलग गवा लिया और बाद में स्टूडियो में हम टेक्निकली बहुत साउंड हो गए। आज हम चांद पे पहुंच गए संगीत के क्षेत्र में, लेकिन सिर्फ टेक्निकली। लेकिन जो वाकई उसका अमृत था वो अब सने सने क्षीण होता जा रहा है। और जैसा शिपले साहब ने कहा, 100 फिल्मों में अगर 2-4 फिल्मों में कोई संगीत आ गया तो हमें इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी ये दौर लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि ये रीमिक्स का जो जमाना आ गया है, इसने भी जो भारतीय फिल्मी संगीत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। ये जरूर है कि नए नए टैलेंट उभर के आ रहे हैं, उनको रोजी रोटी भी मिल रही है, लेकिन अगर उनका सिर्फ टैलेंट हंट तक रखा जाए तो वो बुरा नहीं होगा। क्योंकि जो गाना अब आप जैसे याद कीजिए, जो गाने मैंने आपको बताए, अब वो आएगा आने वाला अभी गाने लगे और कोई फीमेल के बदले मेल गाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? जैसे आप पैंट पहनते हो, आपको साड़ी पहना दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वही बात है कि वो लता मंगेशकर ने गाना गाया है, आपके चेहरे पे वो, आपके मानस पटल पे वो अंकित है कि ये लता मंगेशकर ने गाया है, और मालूम है कोई मर्दाना आवाज उसको गा रही आएगा आने वाला। इस दौर के संगीत ने यही नुकसान किया है और मैं इसी से बहुत ज्यादा पीड़ित भी हूँ। और मेरा मकसद यही है इन चीजों का संग्रह करने का कि लोग ये जाने
कि अभी भी हमारे भारतीय फिल्मी संगीत पुराने जो क्लासिकल टच के हैं उनमें इतना दम है कि एक अकेले आदमी के दम पे, जैसे क्रिकेट की फील्ड में कहते हैं ना कि ब्रायन लारा अकेले काफी है, वही हमारा पुराना फिल्मी संगीत है, वो अकेले काफी है। हमें इन सब साइडलाइंस की जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से शिपले साहब भी मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत है। शिपले साहब, अक्सर कहा जाता है कि हवाइन जो इलेक्ट्रिक गिटार हमारे हिंदी फिल्म जगत में सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया तो सबसे पहले वैन शिपले जी ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जी, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है, इससे पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सबसे पहले वैन शिपले साहब। मैं इसके बारे में भी एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि संगीतकार कोई भी हो, कोई भी यंत्र बजाता हो, बेसिक चीज ये होती है कि किस तरह की धुन में उसका यूज होता है। देखिए वैन शिपले साहब है, उस समय उस जमाने में हुए थे पन्ना लाल घोष साहब जो कि बांसुरी बजाया करते थे। उस जमाने में थे बिस्मिल्लाह खान साहब जो शहनाई बजाया करते थे। देखिए वही संगीतकार थे हमारे, ऐसे नगीने थे वो तीनों लोगों का यंत्र ऐसे इस्तेमाल करते थे कि लगता ही नहीं था कि ये वेस्टर्न है कि ईस्टर्न है। वो कॉम्बिनेशन आज हम खो चुके हैं। आज के संगीतकार का, मैं किसी संगीतकार का नाम लिए बिना ये कहना चाहूंगा कि ये लोग क्या करते हैं, कोई डीप फॉरेस्ट से म्यूजिक उठा लाया, कोई कहीं से उठा लाया, कोई कहीं नहीं मिला तो अपने पुराने चाचा और अपने पिता की म्यूजिक ले आया और उसको रिफॉर्म करके बजा दिया। तो वो रिप्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा? वैन शिपले, पन्ना लाल घोष, इवन हरि प्रसाद चौरसिया तक लोगों ने, जो कि हमारे इलाहाबाद के ही हैं, इन लोगों ने जो संगीत दिया। अभी आप 1984 की फिल्म देखिए हीरो, उसमें पूरी बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया ने बजाई थी और पूरी दुनिया में हीरो फिल्म गूंजी थी, सुभाष गई थी और नए लड़कों को लेकर बनाई थी। सोचिए कोई स्टार कास्ट नहीं थी, जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री, पहली फिल्म थी। तो म्यूजिक में वो कमाल है कि जिसको चाहे वो राजा बना दे, लेकिन हम जब चाहे उसको ग्रहण करना, तो हम अगर यही चाहेंगे कि मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो को हम कांटा लगा के और उसके बाद रिमिक्स कर देंगे तो क्या होगा? तो इस दौर में जो हम लोगों को परेशानी यही है, हमको आज फिर वैन शिपले साहब और पन्ना लाल घोष साहब ऐसे लोग चाहिए जो संगीतकार चाहे वो प्रस्तुत कर दे, तब संगीत में वो गूंज होगी। शिपले साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो रिकॉर्ड्स की बात इन्होंने कही है, 78 आरपीएम, 33 आरपीएम, 35 आरपीएम, नहीं, हाँ, तो ये क्या है? मैं बताता हूँ, बताएंगे। ऐसा है कि जिस दौर में संगीत शुरू हुआ, देखिए 1932 तक तो मूक फिल्में बनती थी, आपको पता होगा। 1932 में पहली फिल्म बनी आलम आरा, जिसमें संगीत था, और उस जमाने में एक फिल्मों में 32 गाने हुआ करते थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज तो 8 गाने में आदमी ऊब जाता। वो पूरी फिल्म असल में धारा प्रवाह संगीत की हुआ करती थी। उसके बाद जब ये आगे बढ़ा दौर, तो ये 78 आरपीएम आया। साउंड ट्रैक सिस्टम जो होता है, आपने देखा होगा पुराना तवे नुमा, बड़े तवे नुमा एक रिकॉर्ड हुआ करता था, लाख का, बड़ा भारी सा, वो 78 आरपीएम होता। उसमें नुकसान क्या था, एक तरफ सिर्फ एक गाना आता था और दूसरी तरफ एक गाना, यानी 3-3 मिनट के 2 गाने, यानी एक रिकॉर्ड इतना बड़ा बना और 6 मिनट हुआ। उसके बाद इन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, हिज मास्टर वाइज ने, इंग्लैंड के थ्रू। उसमें उन्होंने 45 आरपीएम निकाला। उसमें 3-3 मिनट के 4 गाने होते थे, यानी 12 मिनट, एक तरफ 6 मिनट, एक तरफ। फिर और ये लगा कि यार एक फिल्मों में 12-12 गाने होते हैं तो 3-3, 4-4 रिकॉर्ड निकलेगा, तो 33.13 पर एलपी का निकला, जिसको कहते हैं लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड। उसमें कम से कम 12 गाने होते थे, 40 मिनट का एक एलपी होता था। तो अमूमन क्या हुआ कि सन 50 के दौर से ज्यादातर फिल्मों में 12 गाने होते थे। तो एक फिल्म के 12 गाने एक ही एलपी में आ जाए तो जो सुनने वाले हो, जो खरीदने वाले हो, उनको कोई तकलीफ ना हो कि मालूम है एक ही फिल्म के 4 रिकॉर्ड खरीद रहे हैं और बजाने में भी एक बार पहले यूं चला रहे हैं और फिर 6 मिनट सुन पा रहे हैं या 3 मिनट सुन पा रहे हैं। ये इसका बेस था। इस वजह से वो बाद में उसको कैसेट के रूप में परिवर्तित किया। वही आप देखिए 40 मिनट का एक कैसेट होता है। अभी भी आप देखिए जो HMV के कैसेट होते हैं ओरिजिनल, जो अलग से आते हैं सीरीज वाले, वो नहीं, 40 मिनट एक तरफ, 40 मिनट दूसरी तरफ। ये तो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को पता भी होना चाहिए, नए लोगों को, कि ये किस तरह से विकास क्रम में कैसे कैसेट्स बने और कैसे हमारे रिकॉर्ड्स बने। तो बहुत ही जबरदस्त ज्ञाता है हमारे भाई साहब चोपड़ा जी। तो हमारे दर्शक बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और दर्शकों हम और आपको इनके विषय में बताना चाहेंगे।
2004 में बहादुर शाह जफर मेमोरियल समिति इलाहाबाद में लेखन और पत्रकारिता और फिल्म संगीत के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया चोपड़ा साहब को। और शिपले साहब 31 अक्टूबर 1989 में आचार्य नरेंद्र देव शताब्दी समारोह में सामाजिक कार्य के लिए भी आप सम्मानित हुए हैं। और एक पहलू में इनका और बताऊं, बल्कि हमारे कैमरामैन सुनील को भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि ओलंपिक जब चला था तो ऑनलाइन इन्होंने रेडियो से ऑनलाइन सेवा भी दी थी उस समय तो। और इनका लेखन में भी बहुत ही हस्तक्षेप है। इनकी लिखी पुस्तक विश्वनाथ और जीनियस क्रिकेटर जो अंग्रेजी में लिखी गई थी, श्रम मंत्री श्री रामचंद्र राव जी ने इन्हें सम्मानित किया था हैदराबाद में। तो इतनी उपलब्धियों के जो हमारे खजाने हैं हमारे बीच में चोपड़ा जी, इनको हम एंजॉय म्यूजिक में आज इसीलिए लाए हैं कि हमारे दर्शक और हमारे जो नए श्रोता दर्शक हैं वो इनसे प्रभावित भी हों। अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा शिपले साहब, वैसे तो सब संगीतकार महान होते हैं, उनकी कृतियाँ महान होती हैं, लेकिन आपको कुछ संगीतकारों के विषय में बताना होगा जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। संगीतकार के अंदर तो वैसे मैं प्रभावित तो आर.डी. साहब से बहुत प्रभावित हूँ जी। तो उन्होंने तो बहुत ही एकदम से एक नया मोड़ दिया था जब आर.डी. साहब आए थे। और उससे पहले शंकर जयकिशन ने, एल.पी. साहब ने तो लॉन्ग इतना बहुत ही बढ़िया म्यूजिक दिया। एल.पी. साहब जब तक रहे और उनका ही इंतकाम का कैबरे अभी तक इससे बढ़िया कैबरे नहीं आया जी। एल.पी. साहब का ही था। वो हेलन पे फिल्माया गया है, आ जाने जा मेरा ये हुस्न जवां, लता मंगेशकर ने गाया वो। हाँ, वो फिल्म सन 68 में रिलीज हुई थी, इंतकाम। और आप किन से प्रभावित हैं सर? देखिए, मेरा प्रभावित होने का कई कारण है, क्योंकि जब इतना बड़ा मैंने संग्रह किया है तो एक तरीके से तो जितने भारत के संगीतकार हैं वो सब मेरे लिए महान हैं और सबका काम मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन 2-3 पहलू हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्यों प्रभावित हुआ, किन से। गजल किंग कहे जाते हैं मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन संगीतकार है। उसका रीजन ये है, उन्होंने हर गायक से, चाहे वो लता मंगेशकर रही हो, चाहे तलत महमूद साहब रहे हो, चाहे मोहम्मद रफ़ी रहे हो, चाहे मुकेश रहे हो, उन्होंने सबसे वो जो उनकी तासीर थी जिसको कहते हैं, उन्होंने बाहर निकलवाया। और उनके जितने मकबूल गाने हैं, आज आप रिमिक्स में भी देखेंगे जितने मकबूल गाने उनके हैं शायद ही किसी के हो। एक तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। दूसरे हैं बड़े बर्मंदा। छोटे बर्मंदा का तो आपने नाम लिया आर.डी. बर्मंदा, लेकिन बड़े बर्मंदा ने यानी एस.डी. बर्मन साहब। एस.डी. बर्मन साहब ने लोक शैली पे जो गाने बनाए हैं, उनके अलावा सलील चौधरी साहब एक ऐसे संगीतकार है जिन्होंने लोक शैली पे गाने बनाए। लेकिन सचिन दा के गाने आप देखिए, बंदनी का देख लीजिए, सुजाता का देख लीजिए, आप ऐसे गाने उसमें हैं। ओ माझी वाला गाना देख लीजिए, उनका खुद का गाया हुआ है, मेरे साजन है उस पार, है ना। तो सचिन देव बर्मन साहब की म्यूजिक का कोई जवाब नहीं है। एक फिल्म आई थी बम्बई का बाबू, उसमें एक गाना था मुकेश साहब का, चल रही सजनी अब क्या सोचे, वो ऑल टाइम विदाई गीत आप मान सकते हैं, वो उन्होंने बनाया था। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, बंदनी फिल्म। तो इनको मैं बहुत मानता हूँ। लेकिन एक संगीतकार का जिन्होंने नाम लिया वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वो मैं उनका ऑल टाइम फैन हूँ। उसका रीजन ये है, 1963 में दिवाली के दिन जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई पारस मणि, जिसका गाना आज भी है, 2 नूरानी चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये उस दौर की फिल्म थी जिस जमाने में शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र, सचिन देव बर्मन, हेमंत कुमार, रवि और आपके सलील चौधरी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था जो नहीं था। लेकिन उस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए और उन्होंने फंतासी फिल्मों से अपनी म्यूजिक शुरू की। उनकी फिल्म आई थी एक मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, उसका गाना किशोर कुमार का बहुत बजाते होंगे, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है कि 63 से लेकर 98 साल, अरे 1998 यानी 35 साल का बहुत लंबा दौर होता है भारतीय फिल्मी संगीत के उसमें टिकने के लिए। कोई भी संगीतकार 20 साल से ज्यादा नहीं टिकता, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, चाहे नौशाद हो। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरुओं के साथ भी संगीत दिया, और जो उनके चेले थे, अन्नू मलिक, राजेश रोशन, उस दौर में भी म्यूजिक देते रहे। और आखिरी में आप खलनायक का गाना देख लीजिए, चोली के पीछे क्या है, और सत्यम सम सुंदरम देख लीजिए राज कपूर की, राम लखन देख लीजिए, मिस्टर इंडिया देख लीजिए। मतलब उनका एक गाना आपको याद होगा, आप उस सन में शायद पढ़ रहे होंगे, एक फिल्म आई थी इम्तिहान,
विनोद खन्ना की, विनोद खन्ना उसमें की। गाना था रुक जाना नहीं तू रुक कहीं जाना, हार के। एक फिल्म आई थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, भट्टाचार्य किया का घर, उसमें गाना था ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, किशोर दा का गाने। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इंतकाम का इन्होंने नाम लिया, सत्यम सम सुंदरम में टाइटल सॉन्ग या यशोमती मैया से। एक फिल्म आई थी अभी अंधों पे फिल्म बनी थी भैरवी, उसमें ओम नमः शिवाय, जिसपे उनको नेशनल अवार्ड मिला था अमित खन्ना साहब को गीत लिखने में। तो मैं संगीत में इनका योगदान बहुत मानता हूँ, और मेरे पास इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, 480 फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है 35 सालों में। और इनके बाद इलिया राजा और बप्पी लहरी हैं, और उनसे पीछे अन्नू मलिक हैं, और इसमें से कम 350 फिल्मों से ज्यादा मेरे पास इनके गाने हैं। तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई ऐसा गाना नहीं है जिन्होंने न बनाया हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे कैबरे हो, चाहे बच्चों गाना। बच्चों के गाने में माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, छोटा भाई फिल्म आई थी, क्या बात है, इस तरीके के गाने इन्होंने बनाए हैं। तो इनका कोई वो नहीं। ये अलग बात है कि नौशाद साहब हो, सचिन देव बर्मन हो, मदन मोहन हो, इन लोगों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि संगीत को आगे बढ़ाने में, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ाने में उन लोगों का जो योगदान है, उस योगदान के को इन्होंने और आगे बढ़ाया है, ये मेरा कहना है। शिपले साहब, जब भी हम पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं तो राजकुमार चोपड़ा जी को फिल्मी गीतों के एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इनको एंजॉय म्यूजिक चैनल के अपने स्टूडियो में बुलाएं। तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जब इन्हें एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है तो एक बार इनकी भी परीक्षा ली जाए। आप 2-3 गाने बताइएगा और पूछिएगा हमारे जान में खो गए। ये फिल्म आई थी सजा, फिल्म एक आई थी जिसमें देवानंद साहब हीरो थे, निम्मी हीरोइन थी, और फिर वही मेरे पसंदीदा संगीतकार की म्यूजिक थी सचिन देव बर्मन की। क्या लाजवाब गाना लता मंगेशकर ने गाया था, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तना हो गए। और पूछिएगा शिपले साहब, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर मेरा चांद में तेरी चांदनी, ये साहब नौशाद साहब की म्यूजिक है, दिल्ली की फिल्म आई थी, और सुरैया और श्याम इसके हीरो थे। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, ये उस फिल्म का गाना है। तो बिल्कुल अजब दुनिया में, जो अजब दुनिया में इनको ATV ने इंट्रोड्यूस किया, तो अजूबे तो हैं साहब। और सर, एक बहुत ही नादान सवाल अगर कोई दर्शक आपसे कर ले, बहुत ही नादान सवाल, और वो होगा कि इतने सारे रिकॉर्ड्स और इतने कैसेट से इकट्ठा करके आखिर क्या होगा, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये मैं उत्तर उसी तरह दूंगा कि नैनीताल में इतने गार्डन्स हैं जी, और एक गार्डन में एक माली जो है वो गुलाब का अकेले फूल लगा सकता है, लेकिन वो 20, 25, 30 किस्म के फूल क्यों लगाना चाहता है? वो सिर्फ इसीलिए लगाना चाहता है कि वो पूरा गुलदस्ता बन जाए, और पूरा गुलदस्ता जब बनेगा तो पूरे जहान में उसकी खुशबू फैलेगी। मेरा भी वही ध्येय है, और आने वाली पीढ़ियों को मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो वाकई अमृत है, मैं अभी कहता हूँ, इसको किसी गलत रूप में न लिया जाए, मैं अभी कहता हूँ कि सन 50 से लेके और सन 80 तक का जो दौर था वो संगीत के लिए अमृत का दौर था, और उसके बाद ढलान शुरू हुई, आज हम काढ़ा पीने तक के दौर में आ गए हैं। ये अलग बात है, मैं फिर कहूंगा कि टेक्निकली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन संगीत का जो सुरूर था, जो उसकी रवानी थी, जैसे नदी बह रही, जैसे आप वो गाना याद कीजिए, मैं तो कब से खड़ी इस पार। अब आपके नैनीताल में शूटिंग हुई थी मधुमती की, बिमल राय साहब की फिल्म थी, और उस गाने को आज भी देखिए आप, तो वो झरझर झरझर झरना बहता रहता है, और वो बैजंती माला खड़ी रहती है। उस गाने का कोई जवाब है, और आज के गाने का तो मैं आपको नाम भी नहीं बता सकता कौन सा गाना मैं गाऊं। यही फर्क है। तो इसलिए ये तासीर जो है वो वही है कि जो अमृत पी चुका वो काढ़ा नहीं पीना चाहेगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आज ये भी नहीं कहता कि आज के दौर के म्यूजिक खराब है। देखिए जाज म्यूजिक भी है, डिस्को भी है, लेकिन सबका बेस भारतीय संगीत है, ये पक्की बात बता रहा हूँ, शिपले साहब बताएंगे। तो आप समय समय पर उसको अलग तरीके से यूज करें। जैसे अब आप रात में सोने गए और आप जाज सुनेंगे तो आप दूसरों को भी जगाएंगे, खुद भी जगेंगे, और वहीं कहीं आप मिलन फिल्म की लोरी सुन ले मुकेश की, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, तो आप सो जाएंगे कि नहीं सो जाएंगे? तो यही चीज है, आप आदमी को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि उसको कब क्या सुनना है। खाना खाते हैं आप तो 4 तरीके की सब्जी और दाल रहती है, आप उसके हिसाब से खाते हैं। वही काम हमको संगीत के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो हमारा खजाना है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, रिमिक्स के दौर में बिल्कुल खराब हो जाएगा। और आपके बारे में शिपले साहब, अगर क्रिकेट के कुछ भी हम पूछ दें तो क्रिकेट के भी एनसाइक्लोपीडिया इन्हें माना जाता है। बहुत अच्छी किताबें इन्होंने लिखी हैं और पुरस्कृत भी हुए हैं हैदराबाद में। और एक और विशेषता हम आपके बताएं, संसदीय एवं संवैधानिक अध्ययन संस्थान उत्तर प्रदेश
के आजीवन आप सदस्य भी हैं, आकाशवाणी इलाहाबाद से आप जुड़े हैं, और फिर हम अपने कुछ नन्हे दर्शकों को के कौतूहल को कम करने के लिए एक चीज और पूछना चाहेंगे सर। आपने कहा कि आपने 110 संगीतकारों के गानों को संकलित किया है जी। और हमको तो अगर कोई कहे कि 2-3 संगीतकारों के नाम बताएं तो हम जल्दीबाजी में नहीं बता पाएंगे। आप 1 मिनट में सर कितने संगीतकारों के नाम बता देंगे? 20-25 से कम तो नहीं बताऊंगा। जरा बताइएगा। रफीक गजनवी, सचिन देव बर्मन, नौशाद, सी रामचंद्र, चित्रगुप्त, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, रवि और कल्याण जी आनंद जी। उसके बाद आप आ जाइए रतन जी भेबराज, रविंद्र जैन, अन्नू मलिक, मैं आज के दौर का भी बताऊंगा यार रहमान और अजीत बर्मन। 20 तो हो गए होंगे। तो वास्तव में इंसाइक्लोपीडिया हैं आप, और ऐसे ही गायकों की 120 गायकों के गाने आपने रखे हैं अपने पास। तो शिपले साहब, बहुत ही अच्छी संगत रही। एंजॉय म्यूजिक के दर्शकों का जो बार बार हमारे पास जो प्रश्न आता था कि आप संगीत के क्षेत्र के लोगों के जानकार लोगों को भी आमंत्रित करें, तो हमने उनकी इच्छा को पूरा किया, हम समझते हैं। और बहुत जल्दी हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन चोपड़ा साहब और आप बैठेंगे, हमारे दर्शक सवाल करेंगे, चोपड़ा साहब उनके जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल इस सभा में शिपले साहब, आप नए जो कलाकार हैं, जो गाना गाना चाहते हैं, जो गाते हैं, जो शौकीन हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नए कलाकार जितने भी अब हो रहे हैं, वैसे तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको शास्त्रीय संगीत का थोड़ा सा तो ज्ञान लेना चाहिए। क्या बात? क्योंकि शास्त्रीय संगीत के अंदर जो बारीकियां हैं, जो मुर्कियां हैं, जी चीज, वो स्टाइल जो है, जब गले के अंदर जो गायकी आ जाएगी तो उसके अंदर फिर उनके कोई गाने के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। तो उसके लिए जो है शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना अनिवार्य है। वैसे गाने वाले के लिए तो, बजाने वाले के लिए भी ऐसे ही है जी। दोनों तो एक दूसरे के अनुपूरक है। हम भी गले की कॉपी करते हैं। बिल्कुल। वो फर्क इतना है कि वो गले से, हम वो तार से है। लेकिन वही तासीर आप पैदा कर देते हैं ना, यही तो आपकी खूबी है जनाब। यही वो तो तक जज्बात अगर नहीं है तो बेकार ये है। जज्बे की बात आ गई ना कि जब तक आप पास जज्बा नहीं होगा आप उस चीज को आगे नहीं ला पाएंगे। तो फीलिंग अगर नहीं तो बेकार। और चोपड़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नई पीढ़ी के बच्चों से? देखिए, मैं वही बात, आप इतना भीगे हुए हैं इस रस में, तो आपका आशीर्वाद भी बच्चों को मिलना चाहिए। मैं संदेश के रूप में, देखिए मैं वैसे आप कह रहे हैं इतना मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें कहना चाहूंगा। जैसा शिपले साहब ने कहा, मैंने जिन व्यक्ति पे किताब लिखी थी, गुंडप्पा विश्वनाथ, उनके ऊपर जो उनके बारे में जो और पहले लिखा गया, तो उसमें एक राइटर थे प्रताप रामचंद्र। उन्होंने लिखा था कि विश्वनाथ की जब आप बैटिंग देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिस्मिल्लाह खां की या पंडित रविशंकर की कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठे हैं जब उनके बल्ले से गेंद निकलती है। उनकी शास्त्रीय शैली ऐसी थी। और आज भी आप अगर यकीन माने तो दुनिया के अगर 10 शास्त्रीय शैली के बल्लेबाज ढूंढे जाएंगे तो विश्वनाथ उसमें हमेशा उस लिस्ट में रहेंगे, चाहे वो किसी रूप में रहें। तो मेरा वही कहना है, जो इनका कहना है, कि बच्चों को, नए आने वाले बच्चों में बड़ा टैलेंट है, बहुत ज्ञान है, और हमसे कम से कम 20 साल आगे हैं वो। हमारी जो पीढ़ी थी उससे आज की पीढ़ी 20 साल आगे। लेकिन वो बच्चे सीख के आए, पहले शास्त्रीय संगीत सीखें, क्योंकि वही बेस है। जब आप बेस पे चलेंगे, पहली सीढ़ी चलेंगे, तभी तो अंतिम सीढ़ी चढ़ पाएंगे। होता क्या है कि आज टैलेंट हंट के चक्कर में हम चौथी सीढ़ी डायरेक्ट चढ़ जाते हैं, और वहां जाके जो हमको एक्सपोजर मिलता है, हम ये समझ लेते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। एक चीज तो ये। दूसरे, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शायद शिपले साहब आप दोनों इससे सहमत होंगे, कि हम में से हर आदमी कभी ना कभी बीमार तो पड़ता ही है, और वो डॉक्टर के पास जाता है। वो जाता है एलोपैथी डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास, या नेचुरोपैथी के पास, या आजकल योगा भी हो रहा है। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ, मेरा दावा है, मैंने अपने आप पे आजमाया हुआ है, म्यूजिक थेरेपी से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। उसका मैं कारण बताऊं आपको, आप कभी आजमा लीजिए। ये हमारे जितने दर्शक हैं सुन रहे हो, इनमें से 10% ये आजमाए। जिस दिन उनको स्ट्रेस हो, आज सबसे ज्यादा दुनिया में बात होती है स्ट्रेस की, कि साहब बड़ा टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है। जिस दिन उनको स्ट्रेस लगे, वो पुराने फिल्मी गाने क्लासिकल बेस के सुन ले, लता जी के हो, मुकेश के हो, रफी साहब के हो, जो उनके पसंद आए उनको या उनके पेरेंट्स को, और सोने के पहले अगर वो गाना लगा लेंगे तो उनको ऐसी नींद आ जाएगी, उनका पूरा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। और ये थेरेपी आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि अपने आप में चमत्कारिक रूप से सफल होने जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से, मेरा सौभाग्य है, मैं नैनीताल सरोवर नगरी के लोगों के
का मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज मुझे वो देख रहे हैं। और मैं यही मैसेज दूंगा कि उनमें से बहुत से लोग इस थेरेपी की ओर बढ़े और कभी कोई जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं उनको बता सकता हूं कि कब उनको कौन सा गाना सूट करेगा। देखिए, शायद मेरा ये जो आप कहते हैं संदेश है, छोटे बच्चों के अलावा पेरेंट्स के लिए भी है, बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। 40 साल का हो, 60 साल का हो, स्ट्रेस सबको होता है। और ये कम से कम जो टीवी पे सीरियल आते हैं सास बहू वाला, ये सब, इससे अपने आप को अलग रखें और संगीत से जोड़ें। तो देखिए, यही दुनिया उनको जन्नत समझ में आएगी। और नहीं तो ये स्ट्रेस भी बढ़ेगा, उम्र भी कम होगी, और जो ऊपर वाले ने हमको भेजा है कि एंजॉय करके आओ, वो कुछ नहीं होगा। हम आए, जिए और चले गए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। और दर्शकगण, जहाँ भी ये कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो आप जैसे कद्रदानों ने चोपड़ा साहब को, अगर उनके पास कोई पुरानी कैसेट्स या रिकॉर्ड हैं तो कई बार गिफ्ट भी किए हैं ताकि सही हाथों में ये जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पुरानी कैसेट या कोई पुराना रिकॉर्ड आपके पास हो और आप उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो एक बहुत ही योग्य हाथों में आप सौंप भी सकते हैं। ये तो केवल गुजारिश है, अगर आप ठीक समझें तो ये गुजारिश है। और बहुत जल्दी हम ऑनलाइन कार्यक्रम यहाँ पर से आयोजित करेंगे और दर्शकों के सवाल होंगे, चोपड़ा साहब और शिपले साहब के जवाब होंगे। तो मैं अपने प्रोड्यूसर नदीम खान, ललित शाह और विजय शाह की ओर से, इस कार्यक्रम के निर्देशक दीपक बिष्ट की ओर से, और हमारे कैमरामैन सुनील बोरा और इद्रिसी गुलरेज की ओर से मैं हेमंत बिष्ट एक बार फिर से आप दोनों साहिबानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एंजॉय म्यूजिक चैनल के स्टूडियो में आपके आगमन पर धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।